इससे पहले हम कृषि प्रबंधन में कुछ बातें पढ़ चुके हैं, जैसे जो फसल होती है वो ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं और उपयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हमने पहले एक बार अध्ययन कर लिया है कुछ बातों का। और कृषि के चरण जो होते हैं, कृषि की जो पद्धतियां होती हैं उनके नाम हमने पढ़े हैं। इस पूरे अध्याय में इनका विस्तार से हमें अध्ययन करना है। तो अब कृषि जो पद्धतियां हैं, खेती जो चरण हैं, उनमें पहला चरण लेते हैं मिट्टी तैयार करना। नंबर 1, मिट्टी तैयार करना। इसको जुताई करना भी कहते हैं। जुताई करना। खेत में फसल बोने से पहले किसान खेत की मिट्टी को तैयार करता है। क्या करता है मिट्टी तैयार करने के लिए? खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट किया जाता है। जिससे मिट्टी पोली हो जाती है। पोली यानी नरम, मिट्टी नरम हो जाती है। यानी किसान फसल उगाने से पहले सबसे पहले खेत की मिट्टी को तैयार करता है, यानी खाली खेत में पहले हल चलाया जाता है। इससे मिट्टी उलट पलट हो जाती है, नरम हो जाती है, ताकि फिर आसानी से उसमें फसल बोई जा सके। और अब इसके बाद में बात करते हैं कि पोली मिट्टी अब हो जाती है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। पोली मिट्टी से होने वाले लाभ, पोली मिट्टी के लाभ। पोली मिट्टी के निम्न लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? नंबर 1, नरम मिट्टी में बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित होते हैं। एक तो बीजों का अंकुरण आसान हो जाता है। दूसरा, फसली पौधों की जड़ें मिट्टी में आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। गहराई में रह जाएंगी तो पोषक पदार्थ भी ज्यादा ग्रहण करेगी। तीसरा, पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। वैसे तो गैसों का आदान प्रदान पौधे की पत्तियां ही करती हैं, लेकिन अगर हम श्वसन क्रिया की बात करें
तो पौधे का संपूर्ण भाग श्वसन क्रिया करता है। पौधे की पत्तियां, पौधे का तना, पौधे की जड़ें सब श्वसन कार्य करते हैं। यानी जमीन में जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करती हैं जड़ें, तो श्वसन का कार्य करती हैं। तो पॉली मिट्टी में जड़ें, पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। और तीसरा, चौथा, पॉली मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्मजीव व केंचुए अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में पनपते हैं। ये जो लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं ये खाद बनाने का काम करते हैं मिट्टी में, किसान के मित्र हैं ये। केंचुए होते हैं, ये लंबे पतले बेलनाकार कीड़े होते हैं, लंबे लाल से रंग के, वो भी किसान के मित्र हैं। वो मिट्टी में खाद बनाने का कार्य करते हैं। अगर पॉली मिट्टी है तो अधिक से अधिक संख्या में सूक्ष्मजीव पैदा होंगे जो फसलों के लिए लाभदायक हैं, और केंचुओं की संख्या भी उसमें बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये तो होगा पहला चरण, मिट्टी तैयार करना। अगला चरण लेते हैं बुआई करना। अब खेत तैयार होगा, उसको बीज को बोने का कार्य किया जाएगा, यानी जुताई के बाद खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि बुआई करते समय हमें उत्तम बीजों को चयन करना होता है। बुआई के लिए उत्तम बीजों का चयन किया जाता है। और अच्छे बीजों का, उत्तम बीजों को चयन कैसे करेंगे? एक गतिविधि देते हैं, इस कार्य को आप हम भी कर सकते हैं। उत्तम बीजों का चयन, उत्तम बीजों का चयन हम खुद ही कर रहे हैं। मान लीजिए तो हम एक जल से भरी बाल्टी लेते हैं, मान लीजिए मूंग भी बो रहे हैं खेत में, तो मूंग का उदाहरण ले लेते हैं। इसमें 3-4 मुट्ठी, 3 से 4 मुट्ठी मूंग के बीज डालते हैं। हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि कुछ बीज पानी पर तैरने लगते हैं, जो कि खोखले व क्षतिग्रस्त होते हैं। यानी जो बीज खोखले होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे, वो पानी में ऊपर तैरने लगेंगे, अर्थात वो किसी काम के नहीं हैं, उनको निकाल के हम फेंक देंगे। इनको निकाल कर फेंक देते हैं तथा जो बीज पानी में नीचे जमा हो गए, यानी पेजे में जमा हो गए,
उनको प्राप्त कर लेंगे। ये उत्तम बीज हैं। तो इस प्रकार से उत्तम बीज कैसे चयन किया जाता है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। हल्के बीजों को निकाल के फेंक देंगे, वो उगते नहीं है। और जो भारी बीज होंगे, स्वस्थ बीज होंगे, अच्छे बीज होंगे, वो पेंदे में जमा हो जाते हैं। उनको हम चयन कर लेंगे और उन्हीं को बोने के काम में लेंगे। अब तीसरा क्रियाकलाप आता है बुआई करने के बाद में। क्रियाकलाप नंबर 3, खाद एवं उर्वरक देना। जैसे हमें पोषक तत्व चाहिए, इसी तरह से फसलों को भी पोषक तत्व चाहिए। वो भी एक तरह के जीव होते हैं जो फसली पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से उनको खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता ही क्यों होती है? खेतों में बार बार फसल बोने से फसली पौधे पोषक तत्व मृदा से ले लेते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और इसे पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद व उर्वरक डालता है। खाद और उर्वरक डालता है। अब हम देखते हैं, खाद और उर्वरक की बात कर रहे थे कि पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान को खाद डालने पड़ते हैं, उर्वरक डालने पड़ते हैं। क्या इन दोनों में भी कोई अंतर है क्या? हम देखते हैं इसको। खाद प्राकृतिक व जैविक होते हैं। प्राकृतिक यानी प्रकृति में बनते हैं, और जैविक का मतलब जीवों के अंश हैं, जैसे पशुओं का गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, इनके सड़ने गलने से खाद बनता है। तो ये प्राकृतिक और जैविक हो गया। जबकि उर्वरक कृत्रिम है यानी बनावटी, और अजैविक है कृत्रिम व अजैविक। क्योंकि इनको उर्वरकों को कारखानों में तैयार किया जाता है मानव द्वारा, तो ये बनावटी यानी कृत्रिम हो गई और अजैविक हो गई, पदार्थों में मिलाकर बनाते हैं। दूसरा, खाद में ह्यूमस अधिक मात्रा में होती है, अधिक होता है। खाद जो बनता है उसमें जो काले रंग का खाद बन करके सिर्फ गल गया गोबर, तो काले रंग का जो उसमें जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। पेड़ पौधों की पत्तियां गल गई तो जो काले रंग का जो पदार्थ शेष रह जाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो खाद में ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। और जितना ह्यूमस ज्यादा होगा उतना ही मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। और जितना हम उर्वरक डालेंगे ह्यूमस की कमी हो जाएगी, मिट्टी दिन ब दिन खराब होती चली जाएगी। एक बार तो ऐसा लगेगा लाभ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो मिट्टी को हानि पहुंचाते हैं उर्वरक। और तीसरा है, खाद खेतों में बनाई जाती है। खेतों में कैसे बनाते हैं? खेतों का मतलब हम आसपास अपने घरों के आसपास मिट्टी में भी बना सकते हैं, खाली जगह में, खेत में बना सकते हैं। पशुओं का जो गोबर है वो डाल दिया, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं
वो साफ सफाई के बाद में एकत्र करके वहां डाल दी और सूक्ष्म जीव वहां पनपने लग जाते हैं। बरसात का पानी गिरता है उस पर सड़ जाते हैं, वो गोबर आदि गल जाते हैं और फिर जीवाणु उसकी खाद बना देते हैं। तो ये खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक कारखानों में बन सकता है, केवल वो खेतों में नहीं बनता है। अब बात आती है उदाहरण की, तो खाद का उदाहरण है कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी जो गोबर की खाद होती है, जो सड़ने गलने से सूक्ष्म जीवों के जीवाणु के सड़ने गलने से बनती है। और दूसरा हो गया उर्वरक, ये दूसरा हो गया वर्मी कंपोस्ट। ये केंचुए बनाते हैं। गोबर में जो हम केंचुए छोड़ देंगे और वो जो सड़ा गला करके खाद बनाएंगे उसको कह देंगे वर्मी कंपोस्ट। दूसरा है उर्वरक का उदाहरण यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ये कुछ उर्वरक के उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब बात आती है, अगला टॉपिक लेते हैं जैविक खाद के क्या लाभ हैं। यानी किसानों को जैविक खाद ही ज्यादा डालनी चाहिए खेतों में। अगर मजबूरी है, जैविक खाद नहीं है, तो ही हमें उर्वरक डालने चाहिए, नहीं तो जैविक खाद सबसे अच्छी होती है। तो जैविक खाद या खाद कहने इसको, उसके क्या लाभ हैं। नंबर 1, खाद में लाभदायक जीवाणु की वृद्धि तेजी से होती है। जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे जीवाणु तेजी से पनपने लगते हैं इसमें। नंबर 2, जैविक खाद डालने से मिट्टी पौली हो जाती है, नरम हो जाती है अपने आप में स्वतः ही, और उसमें पौधे की जड़ें आसानी से जमीन में जा सकती है गहराई में, और श्वसन क्रिया भी आसानी से कर सकती हैं। तीसरा, जैविक खाद से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी मिट्टी में जब कोई पानी डालते हैं या बरसात का पानी आता है मिट्टी में, तो लंबे समय तक मिट्टी उसको रोके रखती है। वो कहते हैं जल धारण करने की क्षमता। ये जैविक खाद डालने से इस तरह जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला चौथा चरण है सिंचाई करना। तो सिंचाई करना क्या होता है, कुछ किसान फसल बोने से पहले भी सिंचाई कर देते हैं ताकि बीज का अंकुरण हो सके, और वरना खाद डालने उर्वरक डालने के बाद ही सिंचाई होती है। तो कृत्रिम, ये परिभाषा है, कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। हम कृत्रिम साधन का उपयोग करके समय समय पर खेतों में फसलों में जल देते हैं, वो सिंचाई कहलाता है। सिंचाई से फसलों को क्या लाभ होते हैं। सिंचाई से एक तो बीजों का अंकुरण आसानी से होता है, आसानी से बीज उग जाते हैं नम मिट्टी में, गीली मिट्टी में। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया से पत्तियों में जल की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए सिंचाई आवश्यक है। आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा है, पहले वाली क्लासों में, कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश में पौधे भोजन भी बनाते हैं। एक क्रिया और भी करते हैं कि पत्तियों के छिद्रों द्वारा पत्तियों से पानी भाप बन करके वायुमंडल में जाता है। इस कार्य को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन, भाप का उत्सर्जन। तो पौधे में जल की हानि हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए सिंचाई करना आवश्यक है। जल द्वारा ही विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। जो हम खाद वगैरह डालते हैं पोषक तत्व उनके खाद के रूप में, वो तभी पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचेंगे जब वो जल में घुले होंगे, और इसके लिए सिंचाई आवश्यक है। इसी तरह से पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भी जल आवश्यक है, सिंचाई इसीलिए करते हैं। जैसे पौधों का शरीर है, हमारा शरीर है, उसका अधिकांश भाग जल से ही बना होता है, तो उनकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए भी सिंचाई आवश्यक है। तो जिस तरह से आप और हम भोजन के बाद में पानी पीते हैं, इसी तरह से पौधों के लिए खाद उर्वरक उसका भोजन है, वो डालने के बाद में उनको भी पानी पिलाना पड़ता है, अर्थात हमें सिंचाई करनी पड़ती है। और कुछ बातें और हैं, जैसे सिंचाई के लिए जल के स्रोत क्या हैं, जल के खजाने क्या हैं, जहां से हमें जल प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से जल लेंगे हम सिंचाई के लिए। एक तो कुओं से, नदी से, जिन इलाकों में, जिन जगहों पर नदियां हैं, वहां किसान नदियों से पानी ले लेते हैं। तालाब से, हैंडपंप से, नहर से, बांध से, इन जगहों से हम जल प्राप्त करेंगे, ये जल के स्रोत हैं। और सिंचाई के साधन, साधन का मतलब
जिनके द्वारा हम फसलों तक पानी को उसमें पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो साधन। तो जैसे दो प्रकार के साधन होते हैं सिंचाई के। एक तो पारंपरिक साधन जो पहले काम में लिए जाते थे या पहले से ही काम में लिए जा रहे हैं, जैसे रहट, चरस, ढेकरी, मोट। ये एक प्रकार के चमड़े के पात्र होते हैं या लोहे के डिब्बे होते हैं जो कुएं में से जल निकाल करके खेतों में डालने में काम आते हैं। आधुनिक विधि, आधुनिक साधन सिंचाई के ये है, जैसे नलकूप, जिसको हम बोरिंग भी कह देते हैं। बोरिंग करवाते हैं खेतों में, बोरिंग है, नलकूप है, हिंदी में इसको नलकूप कहते हैं। विद्युत पंप, डीजल पंप, ये आधुनिक सिंचाई करने के साधन हैं।